हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा एक बार पुनः इस ई क्लासेस प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक अत्यंत लोकप्रिय टॉपिक व्यवहारवादी उपागम की हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट के साथ ही प्रत्येक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है। तो व्यवहारवादी उपागम क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान के व्यापक विरोध में एक क्रांति हुई और इस क्रांति से समाजशास्त्र के सभी विषय प्रभावित हुए। इस क्रांति को ही व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। अब व्यवहारवादी आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, इसके संस्थापक किसे कहा जाएगा, इसका विकास कैसे हुआ, इसके उदय के क्या कारण उत्तरदायी थे, इसके लक्षण विशेषताएं क्या थे, डेविड ईस्टन इसके लिए कौन कौन से आयाम बताते हैं और बाद में इसका महत्व क्या है राजनीति विज्ञान के लिए, इन सब पॉइंट्स की चर्चा आज इस लेक्चर में हम करेंगे। तो बात करते हैं व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम जो शब्द है, यानी व्यवहारवाद शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले जेबी वॉटसन ने व्यवहारवादी शब्द को सबसे पहले दिया था और एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना के रूप में इसको उन्होंने इस शब्द को दिया था। व्यवहारवाद के यानी कह सकते हैं राजनीतिक व्यवहार जो शब्द है वो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी पत्रकार जिसका नाम था फ्रैंक कर्ड, एक अमेरिकी पत्रकार के द्वारा यह राजनीतिक व्यवहार शब्द को सबसे पहले दिया गया है। व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। ये चार्ल्स मेरियम कौन थे? ये शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्य थे। सोशल साइंसेस रिसर्च काउंसिलिंग के अमेरिका में चेयरमैन भी थे। इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किताब लिख करके इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने का नारा दिया। इन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को समाप्त करके एक ऐसी आधुनिक राजनीति विज्ञान बनाया जाए जो अन्य नेचुरल साइंसेस और अन्य सामाजिक विज्ञानों के नजदीक खड़ा हो सके। यानी संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर व्यवहारवादी उपागम मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। शिकागो विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, इसकी त्रिमूर्ति थी। शिकागो विश्वविद्यालय के त्रिमूर्ति, इस त्रिमूर्ति में कौन कौन लोग थे? स्वयं चार्ल्स मेरियम, एक तो चार्ल्स मेरियम थे इसमें, चार्ल्स मेरियम, टीबी स्मिथ थे और हेराल्ड लासबेल थे इसमें। तो शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति, इन तीनों ने एक नई राजनीति विज्ञान को जन्म दिया जिसे कहा जाता है अभिनव राजनीति विज्ञान। अभिनव राजनीति विज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं ये तीनों।
चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में व्यवहारवादियों की पूरी टीम ने, जिसमें रॉबर्ट डहेल थे, ट्रूमैन थे, सिबली थे, किलपैट्रिक थे, लासवेल थे, कैटलिन थे, डेविड ईस्टन थे, इन सभी ने मिलकर परंपरागत राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान बनाया। इस व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है। डेविड ईस्टन ही व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के 8 आयाम या 8 उद्देश्य बताते हैं। तो ये सामान्य जानकारी व्यवहारवादी उपागम की है। ये कब आया? ये आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। ये के बाद आया है। अब उदय कैसे होगा इसका? तो उदय से पूर्व हम ये बताना चाहेंगे कि व्यवहारवादी राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए, विकास में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। यहां पर 2 बुक्स का बहुत बड़ा योगदान है इसके विकास में। एक ग्राहम वेलास की एक पुस्तक है, और वो पुस्तक उन्होंने लिखी है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एक आर्थर बेंटले की एक पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, दोनों जो बुक्स है ये 1908 में लिखी गई हैं। यानी व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के विकास में इन 2 बुक्स का विशेष महत्व है। सबसे पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में कन्वर्ट करने का कार्य इन 2 विचारकों को और उनकी इन 2 पुस्तकों को जाता है। इस व्यवहारवाद का आधार अनुभववाद भी है। अनुभववाद ये एक विचारधारा है, और अनुभववाद के जनक प्लेटो को माना जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अनुभववाद का आधार प्लेटो। अब जान लेते हैं इसके उदय के कारण। व्यवहारवाद का उदय किस प्रकार हुआ? इसमें 4 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें कि पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष इससे पूर्व बीए पार्ट 1 के पहले लेक्चर में हमने बताया था परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है। तो द्वितीय विश्व से पूर्व तक यानी 1945 तक राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीति विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध था। इसमें दार्शनिक पद्धतियां, कानूनी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग होता था। ये पद्धतियां परिष्कृत नहीं थी, अर्थात बहुत सारी समस्याएं व्याप्त थीं विश्व राजनीति में, विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। तो ये परंपरागत अध्ययन पद्धतियां राजनीति विज्ञान का ठीक से विकास नहीं कर पाई। इस कारण व्यवहारवादियों ने इस परंपरागत राजनीति विज्ञान को बदलने का प्रयास किया। तो हम ये जानते हैं कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष रहा है, उसके कारण क्या है असंतोष के। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय विशेषकर अमेरिका में शासकों के नीति निर्णय और राजनीतिज्ञों
को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, लेकिन राजनीतिक जो शास्त्री थे उनके ज्ञान, कौशल और अनुभव की यहां पर उपेक्षा होने लगी। यानी शासकों को पूरा महत्व, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्वान होते हैं, उनके ज्ञान, अनुभव और उनके कौशल की यहां पर उपेक्षा की गई। इस कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण क्या मान सकते हैं इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, इसके बाद प्रजातिवाद, एकाधिकारी शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा था। ये कुछ समय के लिए काफी लोकप्रिय विचारधारा बन गई थी। तो परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां थी वो इस लोकप्रियता के कारण क्या है, और इस तरह की विचारधाराएं का जो तर्क संगत विश्लेषण है वह ये विचारधाराएं नहीं कर पाई। इनका उदय होना विश्व में लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान न कोई विश्वसनीय तर्क दे पाया, न इसका निदान प्रस्तुत कर पाया। परिणाम स्वरूप इनके प्रति असंतोष बढ़ा और व्यवहारवादियों का एक तरह से जन्म हुआ। तीसरा क्या है, ये दार्शनिक, कानूनी, संस्थात्मक, तुलनात्मक, ये जितनी पद्धतियां थी वर्णनात्मक पद्धतियां थीं, इनको व्यवहारवादियों ने अपर्याप्त माना, और अपर्याप्त मानने के कारण व्यवहारवादियों का जन्म उदय हुआ। नेक्स्ट क्या मान सकते हैं, इस असंतोष के पीछे कारण क्या मान सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी जो द्वितीय विश्व से पहले तक चली, उसमें उन्होंने जो अध्ययन किया था वो यूरोप प्लस अमेरिका के अध्ययन तक ही सीमित रखा उन्होंने अपने आप को। जबकि तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, हमने बताया था थर्ड वर्ल्ड की अवधारणा क्या है जब इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ा रहे थे। तो थर्ड वर्ल्ड में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के करीब 135 देश आते हैं इसमें। 135 देश इसमें आते हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका का एक देश हैती है और 33 देश अफ्रीका के हैं और शेष एशिया के इसमें आते हैं। ये गरीब, पिछड़े, अल्पविकसित देश होते हैं। ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उद्योग नहीं है, आयात ज्यादा करते हैं, ये जनसंख्या विस्फोट यहां पर ज्यादा है, टेक्नोलॉजी की काफी कमी है। तो वास्तव में परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्येताओं को इनका अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्यवहारवादी विचारक चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में पूरी टीम ये चाहती है कि राजनीति विज्ञान तीसरी दुनिया के अल्प विकसित देशों का भी अध्ययन करे और इनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करे। तो इन सभी बातों के कारण व्यवहारवाद को उदय होने का अवसर मिला। यानी परंपरागत अध्ययन पद्धतियां ये अपर्याप्त थी, इनके प्रति असंतोष था, इस कारण व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। यानी व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद एक नई विचारधारा है, नई शब्दावली है, जिसमें तकनीकों का प्रयोग, गणितीय माप का प्रयोग, सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग, यानी राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंसेस के करीब लाने का प्रयास इसमें किया जाता है। दूसरा क्या है? अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। हम जान रहे हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण। दूसरा क्या है? अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। व्यवहारवादी विचारकों ने अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, ऐसे विषयों में जो गणितीय मापन, आंकड़े, टेबल्स वगैरह बना करके जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन से व्यवहारवादी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजनीति विज्ञान को इन विषयों के समतुल्य बनाने का प्रयास किया। तीसरा आता है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव
अब चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1945 में, सॉरी 1939 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार से ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जिस प्रकार नाजीवादी, फांसीवादी, प्रजातिवाद, इस तरह की जो विचारधाराएं पैदा हो रही थी, इससे व्यवहारवादियों के मन में इस बात को बिठा दिया कि विश्व की जटिलताएं जो है विश्व स्तर पर, उन जटिलताओं का समाधान परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं है। इसीलिए संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार का भी तो अध्ययन करो, कि युद्ध मानव के मन मस्तिष्क से प्रारंभ होते हैं, तो मन का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, उनके व्यवहार का अध्ययन भी राजनीति शास्त्रियों को करना चाहिए। देखिए, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है समस्याओं का समाधान करना, और जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, तो फिर राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या रह जाता है? तो इसीलिए व्यवहारवादियों ने इन समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया, जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं था। नेक्स्ट आता है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। व्यवहारवादी विचारक परंपरागत राजनीति विज्ञान की तुलना में अधिक नई अध्ययन पद्धतियों, मेथड्स का प्रयोग करने लगे, कंप्यूटर्स का प्रयोग करने लगे, गणितीय माप, सर्वेक्षण प्रणाली, इन सब का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करने लगे, नए नए उपकरणों का प्रयोग करने लगे, सांख्यिकी का प्रयोग करने लगे, गणितीय मापन का प्रयोग करने लगे, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने लगे। तो नवीन अध्ययन पद्धतियों को जानने की जिज्ञासा भी व्यवहारवादियों में थे। इसलिए चार्ल्स मेरियम, वाटसन, ग्राम बेलास, आर्थर बेंटले, डेविड ईस्टन, ट्रूमैन, सिबली, रॉबर्ट डहेल, किलपैट्रिक, ये जितने भी आधुनिक विचारक थे, व्यवहारवादी थे, इन्होंने इस पर काम करना प्रारंभ किया। तो ये कुछ उदय के कारण रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहारवादी उपागम की कुछ विशेषताएं, लक्षण या फिर आयाम। विशेषताएं क्या हैं, यहां बात कर लेते हैं। विशेषताएं या इसके लक्षण या इसकी मान्यताएं। देखिए, व्यवहारवादी उपागम को आगे बढ़ाने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान में जो भी स्टडी की जाती है, जो भी अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन की जो इकाई है मैक्रो न होकर के, यानी बड़ी न होकर के, उसे माइक्रो होना चाहिए, अर्थात छोटी होना चाहिए, लघु होना चाहिए। जब छोटे छोटे अध्ययन किए जाएंगे तो राजनीति विज्ञान के विश्लेषण बेहतर तरीके से हो पाएगा, विश्लेषण को महत्व मिलेगा। तो यह अध्ययन की इकाई माइक्रो न करके मैक्रो करते हैं। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता इनकी क्या है? एक विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है? यह समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि संस्थाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर ये मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे ये कहा जाए कि दृष्टि आईएएस एकेडमी बहुत अच्छी संस्था है, यानी उत्तर भारत की सबसे बेस्ट संस्था है। कौन कहता है? परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक। और व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि दृष्टि आईएएस एकेडमी एक अच्छी संस्था नहीं है, बल्कि उसको चलाने वाले जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग हैं, उनके व्यवहार बहुत अच्छा है, इस कारण वह संस्था बहुत अच्छी है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह
संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना ज्यादा उचित समझते हैं। तीसरा, ये कहते हैं कि अध्ययन और शोध, जो भी अध्ययन किया जाए, जो भी रिसर्च की जाए, जो भी शोध किया जाए, वह शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होना चाहिए। हम जो भी रिसर्च करते हैं, हम जो भी स्टडी करते हैं, उससे एक नया सिद्धांत बनना चाहिए, क्योंकि अध्ययन जब भी यूजफुल माना जाएगा जब कोई सिद्धांत का निर्माण करता है, जब वो समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। इसके लिए 1965 से लेकर के 1970 तक, यानी 70 के दशक में अनेक मॉडल्स का निर्माण हुआ। जैसे संचार सिद्धांत ड्यूस ने दिया, व्यवस्था सिद्धांत मार्टिन कैपलॉन ने दिया, खेल सिद्धांत थॉमस शेलिंग ने दिया, आमंड ने व्यवस्था सिद्धांत दिया, डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत सिद्धांत प्रेषित किया। तो इस तरीके से अध्ययन और शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए, ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं। और विशेषता क्या है चौथी? मूल्य मुक्त अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक गार्नर, लॉर्ड एक्टन, सीले, लीकॉक, गिलक्राइस्ट, गैटिल, ये क्या कहते थे कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है राजनीति विज्ञान में। अब चूंकि व्यवहारवादी उपागम ही परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में आया है, तो इनका मानना यह है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये अच्छे मूल्य हो सकते हैं, लेकिन इन मूल्यों को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और इनका उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया जाए, नेचुरल साइंसेस के इसको करीब लाया जाए। तो ये मूल्यों के अध्ययन के स्थान पर किसको महत्व देते हैं? तथ्यों को महत्व देते हैं, फैक्ट्स को महत्व देते हैं। ये तथ्यों के आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मूल्यों के अध्ययन को ये निरर्थक मानते हैं, वैज्ञानिक आधार पर अपने तथ्यों का ये परीक्षण करना चाहते हैं। और विशेषता क्या है इसकी? पांचवी विशेषता के रूप में ले सकते हैं अंतर विषयक अध्ययन। अंतर विषयक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है? चैप्टर भी है अलग से जो है। व्यवहारवादियों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान का एकाकी अध्ययन नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नेचुरल साइंसेस की तकनीक, सिद्धांत और मॉडल का राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना चाहता है। यानी राजनीति विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री इन सभी विषयों से उधार लेता है। तो ये कहते हैं कि अंतर विषयक अध्ययन होना चाहिए राजनीति विज्ञान में, इससे यह विषय और भी उपयोगी होगा समाज के लिए, ऐसा इनका मानना था। नई अध्ययन प्रणाली का प्रयोग, एक विशेषता क्या है? ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की जितनी भी अध्ययन पद्धति उन्हें रिजेक्ट करते हैं, उनके स्थान पर समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, विभिन्न मॉडल्स का प्रयोग करना चाहते हैं और अंतर विषयक अध्ययन ये करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं व्यवहारवाद की। अब चूंकि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया, तो व्यवहारवाद के कुछ आयाम बताते हैं डेविड ईस्टन। हम उन आयाम की बात कर लेते हैं। आयाम क्या है? डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी उपागम के कुछ आयाम बताए। आयाम या हम कह सकते हैं इसके उद्देश्य। 8 उद्देश्य बताए। कौन कौन से उद्देश्य थे? ये कहते हैं नियमितताएं यानी रेगुलरिटीज।
दूसरा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, तीसरा तकनीक, चौथा प्रमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन, विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस, क्रमबद्धीकरण सिस्टमलाइजेशन, समग्रता इंटीग्रेटेड, मूल्य यानी वैल्यूज। ये 8 आयाम इनके बताते, यानी राजनीति विज्ञान में इन सभी 8 तत्वों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए जब ये राजनीति विज्ञान समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अब इसका महत्व क्या है, महत्व को भी जान लेते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में व्यवहारवादी उपागम आया। 1945 से 1965 तक लगभग ये व्यवहारवादी उपागम अस्तित्व में रहा, जिसके जन्म का श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को जाता है, विशेषकर शिकागो विश्वविद्यालय की पूरी टीम को। लाखों डॉलर खर्च किए गए इसके स्टडी करने में, नई नई तकनीकों का प्रयोग, नई नई पद्धतियों का प्रयोग इसके अध्ययन में हुआ। तो अब महत्व क्या है, फिर भी इसका महत्व है। महत्व क्या है कि व्यवहारवादी उपागम के कारण ही राजनीति विज्ञान को नया राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। पहली विशेषता, पहला महत्व इसका। दूसरा, राजनीति विज्ञान में नई नई तकनीक, तथ्यों का संकलन, गणितीय मॉडल, राजनीतिक शोध की नई दुनिया का निर्माण हुआ है राजनीति विज्ञान में। किसके कारण? व्यवहारवादी अप्रोच के कारण। दूसरा, नए नए मूल्य, नई शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे नई शब्दावली राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति। इन सबके निश्चित अर्थ होते हैं, स्पष्ट अर्थ होते हैं। तो नई राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है, नई नई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, नए नए मॉडल्स का प्रयोग हुआ है। संचार सिद्धांत है, कार्ल ड्यूस ने दिया है, मार्टिन कैपलॉन ने व्यवस्था सिद्धांत दिया है, जॉर्ज लिस्काल ने संतुलन सिद्धांत दिया है, आमंड पावेल ने व्यवस्था सिद्धांत पर प्रकाश डाला है, आगत निर्गत मॉडल डेविड ईस्टन ने बनाया है। तो इस तरीके से नए नए मॉडल्स का प्रयोग राजनीति विज्ञान में हुआ, ये इसका महत्व हो गया। इसके अलावा चुनाव व्यवहार के क्षेत्र में, विशेषकर मतदाता व्यवहार के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम ने नए नए क्षितिजों को छुआ है। जैसे एग्जिट पोल, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान सभी न्यूज चैनल्स, मीडिया लोगों के राजनीतिक व्यवहार को जानकर के काफी हद तक ये बता देती है कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ये व्यवहारवादी स्टडी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवहारवादी उपागम का महत्व है। अब देखिए 1900, तो हम ये कह सकते हैं व्यवहारवादी उपागम 1945 से 1967 तक चला एक तरह से ये। अब देखिए फिर चेंज आता है थोड़ा सा। 1970 के दशक में स्वयं डेविड ईस्टन, जिन्होंने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया था, वो स्वयं ही व्यवहारवाद से असंतुष्ट रहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि व्यवहारवादी अप्रोच के जरिए हम समाज को क्या दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्ययन चाहे शोध किसी भी विधि से क्यों न किया जाए, किसी मेथड से क्यों न किया जाए, वह समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए यूजफुल होना चाहिए। अब डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद का कंसेप्ट देते हैं। अगला चैप्टर क्या है? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद ये कंसेप्ट देते हैं उत्तर व्यवहारवाद का। उत्तर व्यवहारवाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान प्लस व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को मिला देने पर क्या बन जाता है? उत्तर व्यवहारवाद। यानी परंपरागत प्लस व्यवहारवाद इज इक्वल टू उत्तर व्यवहारवाद। आज उत्तर व्यवहारवाद ही मान्य है। यह
मूल्यों को भी महत्व देता है या तथ्यों को भी महत्व देता है, यानी मूल्य प्लस तथ्य बराबर उत्तर व्यवहारवाद, परंपरागत प्लस व्यवहारवाद बराबर उत्तर व्यवहारवाद। यह एक नारा देते डेविड ईस्टन, कर्म और प्रासंगिकता, एक्शन एंड रेलिवेंस, यानी कोई भी स्टडी किया जाए, कोई भी शोध किया जाए, उसे समाज के लिए उपयोगी होना ही चाहिए, ऐसा महसूस किया डेविड ईस्टन ने। तो इस तरीके से डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। अगले चैप्टर में हम उत्तर व्यवहारवाद क्या है उसके विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।